निकट भविष्य में पृथ्वी के पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण एक नया हिमयुग आ गया है जिसने पूरे ग्रह को जकड़ लिया है। अब मानवता को जीवित रहने के लिए भूमिगत रहना पड़ता है। बचे हुए कुछ ठिकानों में से एक में एक अलार्म बजता है और चीखें सुनाई देती है। इससे पहले कि दो डरे हुए लोग एक खतरनाक चीज से बचने के लिए गलियारे में दौड़ पड़ते हैं, वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह दरवाजा बंद होता है और पीछा कर रही चीज उन्हें मार देती है। इसी बीच एक और ठिकाने में सैम बाहर सैटेलाइट एंटीना ठीक कर रहा होता है जब वह देखता है कि कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। बीमार व्यक्ति एक और दिन मांगता है ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन मैसन को लगता है कि उन पर पहले ही बहुत संसाधन खर्च हो चुके हैं और वह उसे गोली मारने की तैयारी करता है। इस बात की परवाह किए बिना कि वह व्यक्ति बर्फ में पैदल चलने का विकल्प मांग रहा है। सैम बीच में आकर याद दिलाता है कि बीमार व्यक्ति को खुद तय करने का हक है, गोली या बर्फ में पैदल चलना। लेकिन मैसन पर इसका कोई असर नहीं होता और वह उसे गोली मार देता है, यह कहते हुए कि यह उनकी जीवित रहने की जरूरत है। जब वे भीतर लौटते हैं तो यह साफ हो जाता है कि ये कुछ बचे हुए लोग एक सीमित संसाधनों वाली छोटी सी जगह में जी रहे हैं और अब साधारण जुकाम से भी डरते हैं। पिछली बार जब वहाँ फ्लू फैला था तो एक हफ्ते के अंदर 20 लोगों की जान चली गई थी। तब उनके नेता ब्रिग्स ने एक नया नियम बनाया, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे क्वारंटीन में भेजा जाता है और अगर वह ठीक नहीं होता तो उसे 2 विकल्प दिए जाते हैं, गोली या बर्फ में लंबी यात्रा। इस ठिकाने के लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और बीज उगाने का काम भी जारी रखते हैं, लेकिन अब वे 100-150 से घटकर बहुत कम रह गए हैं। हर साल खाना और भी कम होता जा रहा है। गर्म जलवायु वाले स्वर्ग जैसे किसी स्थान की अफवाहें हैं, लेकिन सैम को उन पर विश्वास नहीं है। सैम ब्रिग्स से मिलने जाता है और बताता है कि मैसन ने नियम तोड़ा है। ब्रिग्स इससे नाखुश होते हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास एक और जरूरी बात होती है। वे संचार कक्ष में जाते हैं जहां कूपर बताता है कि कॉलोनी 5 से एक SOS सिग्नल मिला है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्रिग्स आधे घंटे में आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं और सैम विक्टर से मिलने जाता है जो जानवरों की देखभाल करता है। दुर्भाग्यवश उसके पास भी एक बुरी खबर होती है, खरगोशों का आखिरी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और अब बचे हुए 12 में से केवल एक ही मादा है। उधर ब्रिग्स मैसन से मिलने जाता है और उसे डांटता है, लेकिन मैसन अपने फैसले को सही ठहराता है, यह कहते हुए कि वॉकर्स वापस आएंगे और उनका खाना छीन लेंगे। इसके बाद सैम अपनी प्रेमिका काई से मिलने जाता है जो उसे खरगोशों के लिए प्लेट्स देती है और अपने काम के बारे में बात करती है। उसे विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन की तकनीक अब भी कहीं बर्फ के नीचे दबी हुई है और वह रडार से उसकी खोज जारी रखेगी ताकि उम्मीद जिंदा रहे। कुछ देर बाद सभी लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। डेक्स्टर अपनी पत्नी को खांसने से मना करता है। जब सैम उनके पास से गुजरता है तो वे देखता है कि वह ठीक नहीं है और उन्हें उनके कमरे में जाने को कहता है, लेकिन डेक्स्टर कहता है कि वे ठीक है। तभी ब्रिग्स आता है और कॉलोनी 5 के हालात के बारे में सबको बताता है और ऐलान करता है कि वह एक मीटिंग के साथ वहां जाकर स्थिति का पता लगाएंगे। मैसन इसका विरोध करता है कि ऐसे समय में न तो लोगों को भेजा जाना चाहिए और न ही संसाधनों को बर्बाद किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। फिर ब्रिग्स डेक्स्टर को टीम में शामिल होने का न्योता देता है और उसे बचाने के लिए सैम उसकी जगह खुद जाने की पेशकश करता है, यह कहते हुए कि डेक्स्टर को टर्बाइनों के साथ रहना चाहिए। ग्रेडन भी स्वेच्छा से मिशन में शामिल हो जाता है, जबकि उसके पिता विक्टर इसके खिलाफ विरोध करते हैं, लेकिन वह उनकी नहीं सुनता। टीम पूरी हो जाने के बाद ब्रिग्स जाने से पहले काई को नेतृत्व सौंप देता है जब तक वे लौटकर नहीं आते। उसी समय डेक्स्टर की पत्नी को छींक आ जाती है और सभी लोग अपने चेहरे ढककर उससे दूर हटने लगते हैं। तुरंत ही उस दंपति को क्वारंटीन में भेज दिया जाता है। मैसन फिर से शिकायत करता है कि उनका टेस्ट किया जाना चाहिए और यह भी कहता है कि काई एक मजबूत नेता नहीं हो सकती। ब्रिग्स उसे डांटता है और कहता है कि जब तक वे लौटकर नहीं आता बीमार दंपति को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। एक बर्फीले तूफान के बीच एक लड़का तेज हवा में चलते हुए आगे बढ़ता है जब तक कि वह जमीन पर मरी हुई अपनी माँ को देखकर चौंक नहीं जाता। उसी पल सैम की नींद खुल जाती है। यह सब उसकी माँ की मौत से जुड़ा एक बुरा सपना था। काई उसे दिलासा देती है और याद दिलाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने मिशन पर निकलती है, जिसका मतलब है कि उन्हें कड़ाके की ठंड, बर्फ और तेज हवाओं के बीच लंबी दूरी तय करनी होगी। एक सुनसान शहर पार करने के बाद वे एक जलवायु परिवर्तन मशीन पाते हैं, लेकिन अफसोस कि वह अब काम नहीं कर रही होती। कुछ समय बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं और उसे पार करते हैं, जो दिखने में जितना
जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वर्षों में वह बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। वे सुराखों से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक पल में ब्रिक्स का पैर उस ब्रिज के एक कमजोर हिस्से पर पड़ता है जो टूट जाता है, लेकिन वह समय रहते पीछे हट जाता है। ब्रिज के अंत में उन्हें एक कार मिलती है जिसके पास एक मरा हुआ आदमी और उसके हाथ में बंदूक होती है। पास जाकर देखने पर वे कार के अंदर पूरे परिवार को मरा हुआ पाते हैं, जिससे ये साफ होता है कि उस आदमी ने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। कई घंटों तक बर्फ में चलने के बाद वे एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं और उसमें रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वे अंततः कॉलोनी 5 पहुंचते हैं और मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर खून देकर दंग रह जाते हैं। भीतर जाते ही उन्हें धुएं की गंध भी आती है। तीनों सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं और वहाँ और भी ज्यादा खून देखते हैं, और ये वही गलियारा होता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस कॉलोनी में 50 लोग होने चाहिए थे, इसलिए कोई स्वागत करने न आए, यह बात चिंताजनक है। ब्रिक्स ग्रेडन को एक बंदूक देता है। वे आगे बढ़ते हैं और हर गलियारे में फर्श पर खून और टूटे हुए कमरे ही पाते हैं। वे लगभग मान लेते हैं कि सब मर चुके हैं। तभी एक बंद कमरे से आवाज आती है। सैम चाबी उठाता है और दरवाजा खोलने पर जमीन पर एक आदमी को पाते हैं। वे धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक एक व्यक्ति लीलैंड चीख पड़ता है और दया की भीख मांगता है। ट्रायो उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि वे दोस्त हैं। लीलैंड उनसे दरवाजा बंद करने की विनती करता है और थोड़ा खाना और पानी लेने के बाद उन्हें अपनी कहानी बताता है। लीलैंड कई दिनों से वहाँ फंसा हुआ है और उसे नहीं पता कि कोई और जीवित भी है या नहीं। वह बताता है कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी ने अपनी एंटीना ठीक की और उन्हें एक संदेश मिला जो अब वह ट्रायो को दिखाता है। स्क्रीन पर एक आदमी दिखता है जो बर्फ रहित क्षेत्र में खड़ा होता है। वह बताता है कि उसके समूह ने क्लाइमेट मॉडिफिकेशन मशीन को ठीक कर दिया है और सफलतापूर्वक जमी हुई जमीन को पिघला दिया है। अब उनके पास उपजाऊ जमीन है, अब उन्हें बस बीजों की जरूरत है। दुर्भाग्यवश ट्रांसमिशन बीच में ही रुक जाता है और वे लोकेशन का केवल आधा हिस्सा ही सुन पाते हैं। लीलैंड बताता है कि उसने उस सिग्नल की दिशा तय की और एक टीम को उस गर्म क्षेत्र की खोज में भेजा, लेकिन वे उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। कुछ भयानक चीज ने उन्हें ढूंढ लिया था और अब वे उनके पीछे पीछे कॉलोनी तक आ गई थी। सैम लीलैंड से उस स्थान को अपने नक्शे पर चिन्हित करने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रिक्स बताता है कि वे लीलैंड को भी अपने साथ वापस ले जाएंगे, लेकिन लीलैंड इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वह खुलासा करता है कि वे जो आवाजें सुन रहे थे वे उसकी नहीं थी। ट्रायो उस कमरे में जितना भी सामान मिल सके इकट्ठा करते हैं और अपनी कॉलोनी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। अंततः वे चल पड़ते हैं और लीलैंड को घसीटकर साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है जिससे लीलैंड बेहद डर जाता है और भागकर फिर से कमरे में बंद हो जाता है। ट्रायो लीलैंड को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आउटपोस्ट के ओर बाहर जाते हैं उन्हें और भी डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई देती है। आखिरकार उन्हें कुछ मशालों की रोशनी दिखाई देती है और जब वे उसके पास जाते हैं तो एक भयानक दृश्य देखते हैं। कॉलोनी के शवों के बीच एक आदमी एक लाश को काट रहा होता है और बाकी लोग इंसानी मांस खा रहे होते हैं। अचानक वह कसाई उन्हें देख लेता है और हमला करने को तैयार हो जाता है, लेकिन सैम पहले ही उस पर गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज से लाशों के ढेर से और नरभक्षी उठ जाते हैं और उनका नेता चिल्लाते हुए पूरी टोली को ट्रायो के पीछे दौड़ने को कहता है। सैम नेता के कान पर गोली मारता है और एक और को मार देता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रिक्स एक डायनामाइट फेंक कर उन्हें धीमा करने की कोशिश करता है। इसी बीच ग्रेडन गलती से समूह से अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही नरभक्षी उसे घेरने लगते हैं वे खुद को बचाने की कोशिश करता है। ब्रिक्स और सैम समय पर वहाँ पहुँचते हैं और नरभक्षियों से लड़ते हैं। एक एक करके उन्हें गिरा देते हैं, लेकिन जब वे ग्रेडन की जांच करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह मर चुका होता है। शोक मनाने का कोई समय नहीं होता। ब्रिक्स और सैम को भागते रहना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सैम एक और नरभक्षी को गोली मारता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है। इसलिए ब्रिक्स सीढ़ियाँ तोड़ देता है ताकि नरभक्षी उनका पीछा न कर सके, लेकिन वहाँ पहले से ही एक नरभक्षी होता है। ब्रिक्स उससे भिड़ जाता है और काफी संघर्ष के बाद उसे मार देता है। थोड़ी देर में बाकी नरभक्षी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि ब्रिक्स ने उनके साथी को मार दिया। उनका नेता गुस्से में चिल्लाता है। ब्रिक्स और सैम वहाँ से भाग जाते हैं और ब्रिक्स डायनामाइट से उस टावर को उड़ा देता है ताकि कॉलोनी हमेशा के लिए सील हो जाए। वे बर्फ में चलते हुए फिर उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं और ब्रिक्स फैसला
करता है कि वे वहीं रात बिताएंगे क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। वे नरभक्षियों के बारे में बात करते हैं और ब्रिग्स कहता है कि जिंदा रहने के लिए लोग भयानक काम कर बैठते हैं। फिर वे सेना में बताए अपने समय की एक कहानी सुनाता है। राहत के दौरान 20,000 लोगों को एक स्टेडियम में एकत्रित किया गया था। सैनिकों ने भोजन वितरित किया और डॉक्टरों ने बीमारों का इलाज किया, लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो हथियारबंद लोग निहत्तों से चीजें छीनने लगे। फिर जब कुछ नहीं बचा तो उच्च अधिकारियों ने तय करना शुरू किया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मैसन उस समय ब्रिग्स की टुकड़ी में था और वे दोनों उस शरण स्थल को छोड़कर एक ऐसी जगह ढूंढने निकल पड़े जहां ऐसा दोबारा न हो। अगली सुबह उन्हें पता चला कि नरभक्षी उनके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे हैं और बहुत पास आ चुके हैं। सैम को डर होता है कि वे उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रिग्स उन्हें रोकने के लिए एक योजना बना चुका है। वे ब्रिज के पार जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं और तेजी से पार करने के लिए कठिन छलांग लगाते हैं। फिर ब्रिज में बने गैप के पास एक जलती हुई डायनामाइट रखकर कुछ टूटे हुए प्लेटों के पीछे छिप जाते हैं। दुर्भाग्यवश हवा फ्यूज को बुझा देती है और जब सैम उसे दोबारा जलाने की पेशकश करता है तो ब्रिग्स उसे धक्का देकर खुद जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि लाइटर जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ब्रिग्स बार बार कोशिश करता है। इस बीच कुछ नरभक्षी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और गैप में गिर जाते हैं। आखिरकार जब ब्रिग्स फ्यूज जला देता है, वह जानबूझकर नरभक्षियों से लड़ता है ताकि वे उसके करीब आ जाएं और तभी डायनामाइट उसके हाथ में फट जाती है। विस्फोट से ब्रिग्स मारा जाता है और ब्रिज का मध्य भाग गिर जाता है, जिससे उसे पार जाना असंभव हो जाता है। अब सैम देखता है कि कुछ नरभक्षी, जिनमें उनका नेता भी शामिल है, जीवित है और दूसरी ओर से उसे घूर रहे हैं। इसलिए वह फिर से दौड़ना शुरू करता है। इसी दौरान आउटपोस्ट में मैसन डेक्स्टर और उसकी पत्नी को बाहर ले गया होता है, उनके दया की गुहार को अनसुना करते हुए। मैसन पत्नी को गोली मार देता है, लेकिन जैसे ही वह डेक्स्टर को मारने वाला होता है, काई बाहर आकर उसे चेतावनी देती है कि अगर वह नहीं रुका तो वह गोली चला देगी। कॉलोनी का नेतृत्व कैसे किया जाए, इस पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वे सैम की मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। डेक्स्टर इस ध्यान भटकावा का फायदा उठाकर भाग जाता है और काई सैम को देखने दौड़ती है, जो ठंड के कारण बेहोश हो चुका होता है। मैसन भी आता है और काई को बेहोश कर देता है। कुछ घंटे बाद सैम आउटपोस्ट के अंदर होश में आता है और विक्टर को उसके बेटे की मौत की बुरी खबर देता है। तभी मैसन आता है और सैम को बिस्तर से हथकड़ी से बांध देता है, यह कहते हुए कि अब नेतृत्व बदल गया है और अब से सर्वाइवल प्राथमिकता है। राशन आधे कर दिए जाएंगे, जो भी बीमार दिखेगा उसकी तुरंत जांच होगी और जो काम करने से मना करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सैम मैसन को सब कुछ बताता है और जोर देता है कि उन्हें उस जगह से भागना होगा इससे पहले कि नरभक्षी पहुंच जाए, और वह उस गर्म स्थान का जिक्र करता है जिसे उसने वीडियो में देखा था। लेकिन मैसन उसकी बात नहीं मानता और सभी को कमरे से लेकर चला जाता है। जाते जाते एक छोटा लड़का चुपके से सैम को हथकड़ी की चाबी दे देता है। बाहर मैसन और विक्टर संभावित हमलावरों के लिए निगरानी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। विक्टर कहता है कि सैम झूठ बोलने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें किसी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे सुरक्षा कमरे देखने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक कॉलोनिस्ट आकर बताता है कि सैम भाग गया है। सैम काई को ढूंढता है और उसे एक कमरे में बंधा हुआ पाता है। वह जल्दी से उसे आजाद करता है और उसके कंप्यूटर का उपयोग करके उस संदेश के स्थान को ढूंढने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद रडार एक गर्म क्षेत्र का पता लगाता है, जिससे पुष्टि होती है कि कहीं बर्फ रहित जगह मौजूद है। वे दोनों अपने बैग में जितने हो सके उतने बीज भरते हैं और बाकी लोगों को चेतावनी देने दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मैसन और उसके लोग उन्हें रोक लेते हैं और याद दिलाते हैं कि यहाँ कौन मुखिया है। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आती है। सभी सुरक्षा कैमरे देखने दौड़ते हैं। वहाँ वे भयभीत होकर देखते हैं कि नरभक्षी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका नेता डेक्स्टर का सिर दिखाकर धमकी देता है। फिर कैमरा तोड़ देता है। अब मैसन को सैम की बात पर यकीन हो जाता है और वे तुरंत आदेश देता है कि जो भी हथियार चला सकता है उसे बंदूक दी जाए और बाकी लोगों को सुरक्षित कमरे में भेजा जाए। कूपर सभी कॉलोनिस्ट को सुरक्षित कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद करता है। हथियारबंद लोग हॉलवे में दौड़ते हैं और दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं। एक पल के लिए बत्तियां चली जाती है और जब वापस आती है दरवाजा खुलता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आता। अब आश्रय के अंदर भी आवाजें सुनाई देने लगती है और अचानक एक नरभक्षी डक्ट से बाहर निकलकर कूपर के सामने आ जाता है। कूपर खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन नरभक्षी उसे गिरा देता है और सुरक्षित कमरे की ओर दौड़ पड़ता है। कॉलोनिस्ट समय रहते दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देते हैं। एक दूसरे गली
गलियारे में एक खोई हुई लड़की आश्रय की तलाश कर रही होती है, लेकिन एक नरभक्षी उसे ढूंढ लेता है और मार देता है। हथियारबंद समूह को अब समझ आता है कि नरभक्षी डक्ट्स में घुस चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नरभक्षी उन्हें ढूंढ लेते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है, लेकिन चाहे जितने भी नरभक्षी मारे जाएं और ज्यादा आते रहते हैं। सैम और काई किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन विक्टर थक चुका होता है और नरभक्षियों के नेता का सामना करता है। वह जमकर लड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश नेता उसे मार डालता है। इस बीच घायल मैसन एक सुरक्षित कमरे की ओर भागता है जहाँ कुछ बचे हुए लोग छिपे हुए हैं जो पहले सुरक्षित कमरे तक नहीं पहुँच पाए थे। मैसन दरवाजा बंद कर देता है जिससे सैम और काई अंदर नहीं आ पाते। एक नरभक्षी पास आ रहा होता है तो एक कॉलोनिस्ट मैसन पर झपटता है और सैम और काई को अंदर आने का मौका देता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह नरभक्षी भी उनके पीछे पीछे कमरे में घुस आता है। काई तुरंत उसे गोली मार देती है और वे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि बाकी नरभक्षी दरवाजा पीटने लगते हैं। तेजी से सोचते हुए सैम एक डक्ट खोलता है और समूह को बाहर निकलने को कहता है। मैसन इसका विरोध करता है, कहता है कि वह बाहर जाकर जम जाएंगे और दुश्मन को अंदर ही रोकना होगा। बाकी लोग उसकी बात को अनसुना कर डक्ट से निकल जाते हैं और सैम रुककर मैसन को एक हथियार देकर निकल पड़ता है। सिर्फ कुछ सेकंड में नरभक्षी दरवाजा तोड़ देते हैं और मैसन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मैसन एक गैस टंकी पर गोली चलाकर जोरदार विस्फोट करता है। सभी नरभक्षी मारे जाते हैं सिवाय उनके नेता के, जो समय रहते डक्ट में छिप जाता है। जल्दी नेता सैम तक पहुंच जाता है और दोनों डक्ट के अंदर ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। उनकी टक्कर से डक्ट टूट जाता है और वे दोनों जानवरों के कमरे में गिर जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है। सैम जो कुछ भी हाथ में आता है उस नरभक्षी पर चला देता है, लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर होता है और सैम को बेरहमी से पीटने लगता है। कुछ वारों के बाद वह सैम को जमीन पर फेंक देता है और घसीटने लगता है, लेकिन इसी दौरान सैम को एक गिरा हुआ चाकू मिल जाता है और वह उसे नरभक्षी की टांग में घोंप देता है। नरभक्षी बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सैम उसे पछाड़ देता है और उस पर हमला कर देता है। गुस्से में उसका चेहरा कुचल देता है और फिर उसके मुंह के जरिए उसका सिर काट देता है। इसके बाद वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि गलियारा आग की लपटों में घिरा है। बाहर काई और बाकी बचे हुए लोग डक्ट से निकलते हैं और अपने घर को जलते हुए देखते हैं। उसी समय सैम डक्ट से बाहर आता है और उन्हें बताता है कि अब उन्हें उस गर्म जगह को खोजना होगा जो संदेश में बताई गई थी। समूह बर्फ में चल पड़ता है इस उम्मीद में कि वे जल्द ही एक नया घर पा लेंगे। अगर आपको ये सस्पेंस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।